हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शॉर्ट 2 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो कल के शॉर्ट 1 में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। हमने बेसिकली डेफिनेशंस पढ़ी थी, मेंडल के बारे में जाना था, मेंडल ने क्या क्या लॉज दिए उसके बारे में हमने देखा था। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो कल रह गया था, दैट वाज बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। हम वहां से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आइए, सबसे पहले बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस किस पे एप्लीकेबल है, आपको पहली बात पता होनी चाहिए। ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे भी एप्लीकेबल होता है, एज वेल एज दिस इज एप्लीकेबल फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑल्सो। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप ट्राई हाइब्रिड करो या जितना भी क्रॉस करो, ये सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अब बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस समझने से पहले एक छोटी सी चीज अपन को समझनी पड़ेगी। जैसे कल हमने स्टार्ट किया था, हमने पेरेंट जनरेशन दी थी। पेरेंट जनरेशन अपन को हमेशा कैसी लेनी है? प्योर लाइन होमोजाइगस। ठीक है, तो हमने जैसे टॉल एंड ड्रॉफ लिया था, उसके हमने गैमेट्स बनाए थे एंड गैमेट्स का फ्यूजन करके हमारे पास आई थी F1 जनरेशन, जो कि क्या थी? कैपिटल टी स्मॉल टी। और अभी मुझे ये पता है कि ये सारे प्लांट्स टॉल हैं और ये कंडीशन कौन सी है? हेट्रोजाइगस। ये मैं क्यों बता पा रही हूँ? क्योंकि मेरे पास सामने कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहा है। पर बेटा प्रैक्टिकली देखो, आपके पास आपने एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्रॉफ प्लांट लिया, दोनों का फ्यूजन करा, आपके पास एक लंबा पौधा आ गया। हाउ विल यू डिटरमाइन दिस कि ये जो लंबा आपके पास प्लांट आया है, ये होमोजाइगस कंडीशन में है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में? ये आपको पता करना पड़ेगा। तो यू हैव टू मेथड, वन इज बैक क्रॉस एंड वन इज टेस्ट क्रॉस। अगर आप वर्ड पे जाओ, बैक क्रॉस, इसको थोड़ा ऊपर देखते हैं एक बार। बैक वर्ड का मतलब होता है पीछे, सिंपल बैक वर्ड का मतलब होता है पीछे। तो अगर आप अपने F1 जनरेशन का जो भी आपके पास प्रोजेनी आया है, उसको चाहे तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करा दो या रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दो, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, आप पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हो। बैक का मतलब बस इतना है, F1 जनरेशन को पेरेंट के साथ आपने क्रॉस करा दी। वो पेरेंट डोमिनेंट भी हो सकता है, वो पेरेंट रेसेसिव भी हो सकता है। सच टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। जैसे कि यहीं पे अपन देख लेते हैं, आपके पास F1 जनरेशन क्या आई थी? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप इसको चाहें तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी क्रॉस कर सकते हैं एंड रेसेसिव के साथ भी क्रॉस कर सकते हैं। पर जनरली इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं होती, बैक क्रॉस की कोई यूटिलिटी नहीं होती। बैक क्रॉस का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको आप क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट क्रॉस की यूटिलिटी है। टेस्ट क्रॉस में जब आप F1 जनरेशन को पर्टिकुलरली रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हो तो वो क्रॉस कहलाता है टेस्ट क्रॉस। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को जब आपने पर्टिकुलरली स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया तो ये करा आपने पीछे ही है, बैक का ही मॉडिफाइड वर्जन है, पर यहाँ पे फिक्स कर दिया कि वो रेसेसिव पेरेंट के साथ होगा, तो ये क्रॉस कहलाता है टेस्ट क्रॉस। अब इसके हमारे दो सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा। अभी मैंने बोला कि आपको F1 लंबा दिख रहा है, पर ये होमो है कि हिट्रो ये मुझे नहीं पता। तो अज्यूम करती हूं मेरे पास कंडीशन होमो भी आ सकती है, हिट्रो भी आ सकती है। आओ दोनों देखते हैं। अगर सपोज करो ये हिट्रो होता तो मैं इसका क्या करती? टेस्ट क्रॉस करती। इस टेस्ट क्रॉस में बेटा अपन को पुनेट स्क्वायर बनाकर वापस देखते हैं अपन। कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, आपके पास रिजल्ट क्या था? कैपिटल स्मॉल 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 एंड स्मॉल स्मॉल। अगर मैं यहाँ पे रेशो देखूं तो क्या आ रहा है? 1:1। ठीक है, ये 1 एंड ये 1, यानी कि 50-50% मेरे पास आ रहे हैं। टॉल भी आ रहा है, ड्रॉप भी आ रहा है। अगर ये सेम F1 जनरेशन मेरे पास इस कंडीशन में होती, तो अगर मैं क्रॉस करती टेस्ट क्रॉस, तो मेरे पास रिजल्ट आपको साफ साफ दिख रहा है, कैपिटल स्मॉल स्मॉल। मैं बीच में बॉक्स भी नहीं बना रही क्योंकि मुझे पता है, आपको सबको पता है, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। यानी कि इस कंडीशन में सारे ही प्लांट्स कैसे होंगे? टॉल। ये सीधा सीधा क्लियर कर रहा है कि अगर F1 जनरेशन का जो आपके पास रिजल्ट आया है वो हेट्रोजाइगस है, तो टेस्ट क्रॉस करने पे आपको रेशो मिलेगा 1:1। पर वही अगर आपके पास हेट्रोजाइगस ना होकर होमोजाइगस कंडीशन होती तो आपको टेस्ट क्रॉस का रेशो क्या मिलता? पूरा 100% टॉल। ये आपको क्लियर कर देता है कि आपके पास जो प्रोजेनी आई है वो क्या है। इसी सेम चीज का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने एक फ्लावर कलर से भी दे रखा है। कल हमने पढ़ा था फ्लावर कलर में एक होता है वॉयलेट, दैट इज डोमिनेंट, और जो व्हाइट दैट इज रेसेसिव। तो अगर मैं स्टार्ट करूं सेम प्योर लाइन से, तो वॉयलेट और व्हाइट
कि जब मैं क्रॉसिंग करूंगी तो इनका F1 जनरेशन कैसा आएगा, वॉयलेट। अभी मुझे पता है कि ये वॉयलेट कैसी कंडीशन में आएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो मैं ये लिख सकती हूँ। ये मैंने अपने हिसाब से ले लिया, यू कैन टेक एनीथिंग। अब यहाँ पर हम सेम एनसीईआरटी का ही देख लेते हैं कि ये जो F1 जनरेशन आई है, मुझे पता करना है कि ये होमोजाइगस कंडीशन है कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। कैन यू जस्ट सी दिस थिंग कि जब ये होमोजाइगस है तो टेस्ट क्रॉस करने पे सारे फ्लावर्स वाइट आ रहे हैं, तो मुझे क्लियर हो गया कि मेरा जो F1 जनरेशन है वो होमोजाइगस वायलेट है। और जब आप देख रहे हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो टेस्ट क्रॉस करने पे मेरे पास रेशियो 1:1 आ रहा है, यानी कि मेरे पास 50% वॉयलेट एंड 50% वाइट आ रहे हैं। दैट मीन्स इट इज क्लियर मेरी F1 जनरेशन क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो अगर मैं सम अप करूं, बैक क्रॉस F1 को डोमिनेंट या रिसेसिव किसी के साथ भी कर दो, प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। टेस्ट क्रॉस मॉडिफाइड वर्जन है बैक क्रॉस का, जिसमें आपको सिंपली जो कंडीशन आपका F1 है उसको सिंपली किसके साथ क्रॉस कर देना है, आपको रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर देना है, बस खत्म। इसको आप अप्लाई मोनोहाइब्रिड पे भी कर सकते हैं एंड डाइहाइब्रिड पे भी कर सकते हैं। अब इसी चीज को आप डाइहाइब्रिड पे अप्लाई करके देखना। चलो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमें स्टार्ट करना है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बेटा कल हमने जो मेंडल के 3 लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड दूसरा एक्सेप्शन होता है कोडोमिनेंस। सेकेंड लॉ जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। एंड द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसका एक्सेप्शन है लिंकेज। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन के साथ, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखो, इनकम्प्लीट वर्ड से खेलो। इनकम्प्लीट का मतलब है पूरा नहीं। इसको मैं कैसे समझती हूँ, जैसे सपोज करो एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, ठीक है। हस्बैंड कोशिश करेगा अपनी वाइफ को नीचा करने की, ये चल तू नीची रह मुझसे, है ना। वाइफ कहेगी चल भाग, मैं भी मॉडर्न जमाने की हूँ, मैं क्यों तेरे नीचे दबूंगी। तो वाइफ उसको डोमिनेट नहीं करने देगी। इन शॉर्ट, हस्बैंड डोमिनेट करने की कोशिश करेगा पर वाइफ हस्बैंड को डोमिनेट नहीं करने देगी। तो क्या इस कंडीशन में हस्बैंड डोमिनेट कर पाएगा वाइफ को? नहीं, इनकम्प्लीटली डोमिनेट कर पाएगा। ऐसे समझना है तुम्हें एग्जाम्पल, ठीक है। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, एक कैरेक्टर डोमिनेंट है, एक कैरेक्टर रेसेसिव है, ठीक है। ये डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, पर रेसेसिव कहेगा चल भाग, तू नहीं होएगा डोमिनेट मुझसे, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये पूरा रेसेसिव भी नहीं है, ये पूरा डोमिनेंट नहीं, तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, सबको लगता है ये सेम ही फ्लावर है। नहीं, आपके पास एक साइड है एंटेरिनम मेजस, जिसका कॉमन नाम स्नैपड्रैगन एंड डॉग फ्लावर है, और दूसरी तरफ आपके पास है 4 o'clock फ्लावर, जिसका मेन आपका बोटानिकल नेम है मिराबिलिस जलापा। एग्जाम्पल अपन को याद होने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। अब आओ इसमें होता क्या है, पहले ये देखो। अपन स्टार्ट करते हैं पेरेंट जनरेशन से। पेरेंट जनरेशन में बेटा एक फ्लावर हमने रेड लिया, एक फ्लावर हमने व्हाइट लिया। 1 इज रेड एंड 1 इज व्हाइट। सेम अगर मैं इसका जीनोटाइप ले लूं, कैपिटल कैपिटल ले लिया और इसका मैंने स्मॉल स्मॉल ले लिया। अब मुझे पता है इसके गैमेट फॉर्म होंगे। गैमेट आपको पता है इधर क्या फॉर्म होगा, कैपिटल आर, और इधर क्या फॉर्म होगा, स्मॉल आर, ठीक है। ये क्या फॉर्म हो गए, आपके गैमेट फॉर्म हो गए। गैमेट का क्रॉस कराने से बेटा मेरे पास कौन सी जनरेशन आएगी, F1। मुझे सीधा सीधा पता है यहाँ पे सारे क्या आएंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अगर ये मेंडल होता, अगर ये मेंडल का लॉ होता, तो मेंडल के अकॉर्डिंग ये सारे कैसे आने चाहिए थे, रेड। बट भाई इस बार रेड नहीं आ रहे। इस बार जो आपके सारे फ्लावर आ रहे हैं वो एक्चुअली में कौन से कलर के आ रहे हैं, पिंक। तो अगर तुम देख पा रहे हो, तुमने ड्राइंग पेंटिंग बचपन में की होगी, तो ऐसे ही तो होता था। अगर आप रेड में व्हाइट कलर मिला दो तो कैसा कलर आता है, पिंक कलर ही तो आता है। तो ना रेड डोमिनेट कर पाया, ना व्हाइट ऐसा बेचारा सा बन के रहा। इस बार दोनों ने ही एक दूसरे को एकदम ताबड़तोड़ जवाब दिया है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के चलते आपको ये क्या मिला, F1 जनरेशन एंटायर पिंक मिली। अब इसको अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो F1 की आपको क्या करानी पड़ेगी, सेल्फिंग। F1 की सेल्फिंग कराएंगे तो कैपिटल स्मॉल, आ जाओ। सेल्फिंग कराने के बाद पुनेट स्क्वायर बनाओ, सेम चल रहा है। कैपिटल स्मॉल, क्या आएगा, पहला कैपिटल, सेकंड कैपिटल स्मॉल, थर्ड कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल। अगर मैं इस जनरेशन को एनालाइज करूं
तो आपको यहाँ पे देखना है, ये जो होगा दिस विल बी रेड। ये दोनों मेंडल के अकॉर्डिंग तो क्या आने चाहिए थे, ऑब्वियसली रेड, पर यहाँ पे रेड नहीं, ये दोनों क्या आए, पिंक। और ये आपके पास क्या आया, वाइट। इन शॉर्ट में अगर बोलूं, मैं देख के फिनोटाइप ही तो बताती हूँ, तो फिनोटाइप में देखूं तो रेड कितने आए आपके पास, 1, पिंक कितना आया आपके पास, 2, एंड वाइट कितना आया आपके पास, अगेन 1। बेटा बट इस बार आपने एक डिफरेंस नोटिस किया, फिनोटाइप के साथ अगर मैं इसका जीनोटाइप भी निकालूं तो भी मेरे पास रेशियो क्या आएगा, 1:2:1। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का क्या क्वेश्चन बना, किसका फिनोटाइप एंड जीनोटाइप सेम होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का 1:1 फिनोटाइप भी होता है, 1:1 जीनोटाइप भी होता है, ठीक है। अब इस पूरे से हम समझे क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। इनकम्प्लीट डोमिनेंस से अगर मैं सिंपल सा कंक्लूड करूं तो यही है, जब डोमिनेंट फुली डोमिनेंट नहीं है रेसेसिव पे, और रेसेसिव भी इतना बेचारा बन के सारा डोमिनेंट होने नहीं दे रहा उसको, तो ऐसे में चलते ये कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाएगा और ये कंप्लीटली रेसेसिव नहीं होगा, और आपको कहीं जो रिजल्ट मिलेगा वो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जिसमें आधा कैरेक्टर आपको डोमिनेंट और आधा कैरेक्टर जो है वो आपको रेसेसिव का मिल सकता है। दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आ जाओ एक बार एनसीईआरटी क्या बोलती है इसके बारे में। एनसीईआरटी वाला नहीं, आई एम सॉरी, इसका क्वेश्चन क्या आया था वो देखते हैं अपन। देखो नीट में क्वेश्चन ये था, एंटेरिनम मेजस, देखो स्नैपड्रैगन, अ रेड फ्लावर वॉज क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर। ओके, F1 जनरेशन में सारे कैसे आए, पिंक फ्लावर। अभी अपन ने देखा था जब आपने पिंक फ्लावर को दोबारा सेल्फ करा तो F2 जनरेशन में आपको व्हाइट, रेड एंड पिंक फ्लावर मिले। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करो। क्वेश्चन है नीट 2019 का। आओ देखो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या दे रखा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। बेटा पहला स्टेटमेंट ही गलत है। अभी तो तुम पढ़कर आए हो, कोई एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे भी हो रहा है। जब आपको फर्स्ट में कैपिटल आर स्मॉल आर मिला था तो कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है, पॉइंट टू बी नोटेड। यहां पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर में कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है, कैपिटल आर सेपरेट हुआ, स्मॉल आर सेपरेट हुआ, तो सेग्रीगेशन तो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। सही बात है, ये एक्सेप्शन है। पिंक कलर F1 जनरेशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण आया, सही बात है। रेशियो आपको क्या मिल रहा है, 1:1, बिल्कुल सही बात है। सो यहाँ पे गलत क्या हो गया, ए। आ जाओ, कितना इजी कॉन्सेप्ट आया था। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास इसी सेम कॉन्सेप्ट का, एंडालूशियन फाउल्स। ये मुर्गियां हैं, इन मुर्गियों पे भी अप्लाई होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आ जाओ कैसे अप्लाई होता है। अगर आप स्टार्ट करो तो एक अपन ने प्योर लाइन पेरेंट से स्टार्ट करते हैं। पेरेंट के अंदर एक मुर्गी आपने ली ब्लैक, तो फिर एक मुर्गा ले लेते हैं, या एक काम करते हैं मुर्गा ब्लैक कर देते हैं, मुर्गी वाइट ले लेते हैं, सुंदर सुंदर प्यारी मुर्गी वाइट, ठीक है, काला काला लड़का, ठीक। सो ब्लैक एंड वाइट। अगर मैं वापस इसका जीनोटाइप लिखूं तो कैपिटल बी और वाइट का मैं ले लेती हूँ स्मॉल बी। तो बेटा इसका F1 जनरेशन सीधा सीधा हमें दिख रहा है, वो क्या आना चाहिए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर ये मेंडल का लॉ फॉलो करता तो कौन सा कलर आता, F1 का ब्लैक, बट मेंडल फॉलो नहीं हुआ, सारे बच्चों का कलर था ब्लू। कितनी गजब बात है यार, ब्लैक और व्हाइट का फ्यूजन आके तुम्हारे पास आ गया ब्लू, ठीक है। सो यहाँ पे जो सारी एंटायर F1 जनरेशन है वो कैसी आई, ब्लू। तो अगेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्यों, क्योंकि ब्लैक कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है व्हाइट के ऊपर, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई। बट यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, देयर इज नो ब्लेंडिंग। ऐसा नहीं हो रहा कि इन दोनों में ब्लेंडिंग हो रही है, वो एज इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहे हैं। और जब आप F1 की सेल्फिंग कराओगे, आ जाओ करा लेते हैं F1 की सेल्फिंग, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी की सेल्फिंग कराई, वही आपके पास सेम पुनेट स्क्वायर आया, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल 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 स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। तो ये कैसे आएगा आपके पास, ब्लैक। ये दोनों आपके पास कैसे आएंगे, ब्लू। और ये कैसे आएगा आपके पास, ऑब्वियसली वाइट। तो रेशियो आपका वापस क्या आ गया, 1:1, चाहे वो फिनोटाइप हो चाहे वो जीनोटाइप हो। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, देखो आपको यही दिख रहा है। F1 जनरेशन आपकी पूरी कैसी आ गई, ये दिख रहे हैं ब्लू ब्लू मुर्गे। और फिर नेक्स्ट देखो आप, इन्हीं की सेल्फिंग करा के आपको एक ब्लैक मिला, दो ब्लू मिले और एक वाइट मिला।
तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसके साथ खत्म होता है। आ जाओ नेक्स्ट आते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है ये एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। ये पैराग्राफ इतना ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, बट ये प्रैक्टिकली पैराग्राफ बहुत आसान है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना मेरे साथ। अपन रीडिंग करने से पहले एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। देखो इसमें आपको पढ़ना क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। आप जो बार बार डोमिनेंट रेसेसिव कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा है पैराग्राफ। आओ इसको समझने से पहले, इस पैराग्राफ को समझने से पहले मैं एक कंडीशन समझाती हूँ तुम्हें। एक एग्जाम्पल, मजेदार एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक लड़का है राहुल, ये रहा तुम्हारा एक लड़का राहुल, ठीक है। इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम क्या था, सिमरन। ये देखो सुंदर सी लड़की सिमरन, ठीक है। सब ये बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी सी लड़की थी, ठीक है। सपोज करो किसी रीजन से ये भग गई, ठीक। समय के साथ साथ राहुल ने रिकवर किया और राहुल ने ये भग गई तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो इसकी जिंदगी में कोई और लड़की आई। ये आ जाओ भाई, ये एक नई लड़की आ गई, ठीक है। ये लड़की नेक्स्ट, ये पहली बंदी सिमरन थी, ये सेकंड बंदी आ गई, ठीक है। ये राहुल की जिंदगी में अब सेकंड बंदी आ गई। अब बेटा ये बंदी कैसी है ये डिसाइड करेगी इस राहुल की जिंदगी। देखो कैसा, पहला हो सकता है कि ये लड़की एज इट इज सेम सिमरन की जैसी हो, जैसी सिमरन थी, प्यारी सी मतलब शक्ल से नहीं, मतलब नेचर से प्यारी थी, ठीक है। तो ऐसी की ऐसी है। सेकंड वो टाइप की लड़कियां होती है ना, कर तो रही हैं पर बहुत ही बुरा कर देती हैं, है ना। तो राहुल की जिंदगी में सेकंड कंडीशन ऐसा हो सकता है कि ये करने की कोशिश तो कर रही है पर काम बिगाड़ रही है, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन है, मतलब इन शॉर्ट में कह सकती हूँ ये सो है, ठीक है, एवरेज। यहाँ लिख देती हूँ एवरेज, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सेकंड है एवरेज कंडीशन, ठीक है। तीसरा ऐसा हो सकता है बिल्कुल ही विलन टाइप आ जाए। विलन टाइप लड़की कैसी होगी यार, उसकी प्रॉपर्टी ले ली, उसको मतलब घर से बाहर निकाल दिया, उसके बच्चों को बाहर फेंक दिया, सब बर्बाद कर दिया। तो ये बहुत ही वेम्पायर टाइप लड़की है, तीसरी कंडीशन है ना, बिल्कुल मतलब मस्त वेम्पायर टाइप लड़की। तो बेटा ये तीन कंडीशन हो सकती है इस नई लड़की की, और ये तीनों कंडीशन राहुल की जिंदगी को कैसे अफेक्ट करती हैं आओ समझो। अगर ये फर्स्ट सिचुएशन हुआ, सेम सिमरन जैसी लड़की हुई, तो क्या राहुल की लाइफ अफेक्ट होगी? नहीं, राहुल की लाइफ मस्त आराम से चलती जाएगी, राहुल को पता भी नहीं चलेगा सिमरन चली गई। सेकंड कंडीशन, एवरेज है लड़की, कभी अच्छी है कभी बुरी है, ठीक है। तो राहुल को बीच बीच में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, थोड़ा सा दिक्कत आएगी, है ना, लाइफ अफेक्ट हो रही है। इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे लिखूं लाइफ अफेक्ट नहीं हो रही, इस कंडीशन में हो रही है लाइफ अफेक्ट, ठीक है। तीसरा कंडीशन, जब वेम्पायर टाइप लड़की आ जाए, ओ भाई जिंदगी बर्बाद, तो ये तो बहुत ज्यादा ही अफेक्ट हो गई। तो कंडीशन 2 और 3 में लाइफ अफेक्ट हो रही है राहुल की। कंडीशन 1 में पता भी नहीं चलेगा राहुल को कि कब उसकी लाइफ में कोई नई बंदी आ गई। ये एग्जाम्पल तुम्हें क्लियर है? अगर तुम्हें ये एग्जाम्पल क्लियर है, ऊपर वाला पैराग्राफ एकदम क्लियर होगा दिमाग में। आ जाओ, अब मैंने ये जो भी बकवास किए ना, सेम चीज आप इधर देखना। आ जाओ, पहले अपन पढ़ना शुरू करते हैं। एनसीईआरटी कह रही है एवरी जीन कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। हर जीन के अंदर इंफॉर्मेशन होती है तभी तो वो कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, ठीक है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में इस जीन की 2 कॉपी होती है, कल ही तो हमने पढ़ा था भाई, ऑब्वियस सी बात है, एक मम्मी से आ रही है एक पापा से आ रही है। तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन की 2 कॉपी होती है, यानी कि एलिलिक फॉर्म होती है। यहां तक का क्लियर चल रहा है? ये आइडेंटिकल भी हो सकती है, नॉन आइडेंटिकल भी हो सकती है। बेटा अगर आइडेंटिकल है तो होमोजाइगस कंडीशन है, और अगर नॉन आइडेंटिकल है तो कौन सी कंडीशन होती है? हेट्रोजाइगस। तो यही बोल रहा है कि जरूरी नहीं वो हमेशा आइडेंटिकल हो, जैसा कि हेट्रोजाइगोट में होता है, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है। आगे देखो, one of them may be different due to some changes that it has undergone। आपको पता है, आगे आप पढ़ने वाले हो कि भाई डीएनए में काफी सारे चेंजेस आते हैं, तो छोटे मोटे चेंजेस कैरेक्टर में डिफरेंस ला सकते हैं। तो हेट्रोजाइगस जो कंडीशन है उसमें कुछ डिफरेंस भी आ सकता है। नेक्स्ट रहा, विच मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर अलील कंटेन। और बेटा अगर कुछ भी चेंज आपके जीन में आ रहा है तो जीन जो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है उसमें भी चेंज आएगा, और अगर इंफॉर्मेशन में चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली जो एक्सप्रेशन आने वाला है वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से पढ़ना अपकमिंग एग्जाम्पल बहुत आसान है। एग्जाम्पल पता है वो क्या कह रहा है?
अ जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। तुम्हें पता है ना यार, तुम्हारी बॉडी में जितना भी सब कुछ हो रहा है वो जीन के एक्सप्रेशन के कारण ही हो रहा है। आपकी जितनी हाइट है, हाइट क्यों है? ग्रोथ हार्मोन जितना है। ग्रोथ हार्मोन इतना ही क्यों है? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में जीन ने उतना ही ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए एक्सप्रेशन दिया था। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। सिमिलरली एनसीईआरटी ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि एक जीन है जिसके एक्सप्रेशन से आपको क्या मिलता है? एंजाइम। ठीक है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन होती है, तुम्हें पता है। फिर एंजाइम आगे रिएक्शन करते हैं और जो भी सबस्ट्रेट होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट पे। ये जो लाइन है ये तुम्हारी बायोमोलिक्यूल की आ गई कि कोई भी सबस्ट्रेट है वो पर्टिकुलरली एंजाइम के चलते ही तो आगे जाके प्रोडक्ट बनता है। तो उसने यही बोला है, देखो, अ जीन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। इस जीन की तुम्हारे पास 2 कॉपी होंगी क्योंकि अलेलिक फॉर्म में होता है। नॉर्मल अलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम, जो नॉर्मल अलील होगा वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, पर बेटा जब कभी कभी उसी नॉर्मल में कुछ मॉडिफिकेशन आ जाए, देखो यहां तक ऐसे समझो, नॉर्मल अलील प्रोड्यूसेस नॉर्मल एंजाइम। ऐसे इमेजिन करो सिमरन सब नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिमरन रहेगी तो ऑब्वियसली बात है राहुल की जिंदगी चकाचक चलेगी। नेक्स्ट देखो, सिमरन चली गई, मॉडिफाइड अलील आ गया, यानी कि अब नई बंदी आ गई। बंदी 3 टाइप की हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है पहली कंडीशन में, द नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम। बंदी एकदम सिमरन जैसी है, नॉर्मल नॉर्मल, तो बेटा नॉर्मल नॉर्मल होगा तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। नेक्स्ट देखो, अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, सो जो अपन ने सेकंड लड़की ली थी ना, एवरेज टाइप, ठीक है, कभी कभी बढ़िया कभी कभी बुरी, तो ये है नॉन फंक्शनल एंजाइम। तीसरा कंडीशन वो ले रहा है नो एंजाइम एट ऑल, बिल्कुल ही वेम्पायर टाइप, लो जी कुछ बनाया ही नहीं उसमें, तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दी जिंदगी। अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट केस, मॉडिफाइड अलील इज इक्वलेंट टू द अनमॉडिफाइड अलील, यानी कि जो नई बंदी है वो एग्जैक्टली सिमरन जैसी है, तो वो सेम ही जिंदगी रखेगी राहुल की। देखो, प्रोड्यूसेस सेम फिनोटाइप, रिजल्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, यानी कि नॉर्मल ही है तो नॉर्मल ही एंजाइम बनाएगी। नॉर्मल एंजाइम बनाएगी तो एज स्मूथ जो रिएक्शन चलती है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है वो आराम से होगा। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट पे आओ, जो कि वेरी कॉमन होता है। आगे देखो, अगर वो बंदी सो एवरेज टाइप हुई, इफ द अल्वील प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। बेटा जिंदगी बर्बाद राहुल की तब होगी जब ये सो एवरेज वाली लड़की या बिल्कुल वेम्पायर टाइप लड़की अगर उसकी जिंदगी में आ जाए। नेक्स्ट देखो, फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड अलील। तो बेचारे राहुल को अब अपनी जिंदगी खुद, पूरा जिंदगी की जो साइकिल है वो किसके ऊपर आ गई? राहुल पे। तो आप ध्यान से देखो इस लाइन का मतलब क्या है। यहां से देखो, फिनोटाइप ट्रेट will only be dependent on the functioning of unmodified allele। unmodified allele कौन सा है? राहुल। ठीक है, आगे देखो, unmodified functioning allele represent the original phenotype, और अब वो डोमिनेंट allele है। भाई उसमें तो कोई चेंज नहीं आया ना, राहुल तो राहुल ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो अब पूरी जिंदगी का भार उस पर आ गया एंड उसी को ही सब कुछ संभालना है, तो ये अब डोमिनेंट allele हो चुका है। ठीक है, आगे देखो, मॉडिफाइड अलील इज जनरली द रेसेसिव अलील। जो मॉडिफाइड अलील है वो रेसेसिव है, काम ही नहीं कर रही, बिल्कुल ही कभी कभी कर देती कभी नहीं, सेकंड बंदी और थर्ड बंदी है ना, तो वो ऑटोमेटिकली रेसेसिव हो जाते हैं। द रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम, एवरेज वाली लड़की, और बिकॉज ऑफ नो एंजाइम, यानी कि वेम्पायर टाइप लड़की। आई होप ये पैराग्राफ तुम्हें समझ के आया, समझ बस इतना आना है, राहुल पहले सिमरन सब नॉर्मल चल रहा था, सिमरन हटा दो, 3 कंडीशन आ सकती, नई बंदी आई, पहली जो बिल्कुल सिमरन जैसी है तो राहुल की जिंदगी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो आपका फिनोटाइप एज इट इज रहेगा। सिचुएशन 2, बंदी एवरेज है, कभी अच्छी है कभी बुरी है, सिचुएशन 2 में भी राहुल की जिंदगी इफेक्ट होती है, तो मेनली राहुल को ही संभालनी पड़ेगी अब पूरी कहानी। ठीक है, तो ये डोमिनेंट हो गया, रेसेसिव हो गया। ठीक, नेक्स्ट तीसरा, बिल्कुल ही गई बीती, कुछ ही नहीं, वेम्पायर टाइप। तीसरी कंडीशन में तो राहुल की जिंदगी और भी झंड, उसी को ही सब कुछ संभालना है अब तो थर्ड कंडीशन में तो और ज्यादा आप मान के चलो ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव। बस ये पैराग्राफ इतना आसान है और ये सबसे टफेस्ट पैराग्राफ में से काउंट होता है, एंड आई होप दिस पैराग्राफ इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, जिससे सेकेंड पानी पी लिया जाए। अब
कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है? इसका एक एग्जाम्पल सबसे पहले आता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप। बेटा सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझो, आ जाओ। कॉन्सेप्ट ये है, जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस के पास ब्लड ग्रुप, तुम्हें पता है ब्लड ग्रुप A भी होता है, B भी होता है, AB भी होता है एंड O भी होता है। हमारा ये ब्लड ग्रुपिंग पूरा सिस्टम एक जीन कंट्रोल करता है, जीन I। इसके हमारे पास अलील्स होंगे। नॉर्मली बेटा हमारे पास अलील्स 2 होते हैं, मतलब 2 वैरायटी होती है किसी जीन की। इसके लिए हमारे पास अलील्स 3 टाइप के हो सकते हैं। ओहो, कितने टाइप के अलील हो सकते हैं हमारे पास? 3। IA, IB एंड या तो इसको कभी कभी हम थर्ड वाले को I भी रिप्रेजेंट कर देते हैं या IO भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी कि इस जीन के लिए आपके पास कितने वैरायटी ऑफ अलील हो सकते हैं? 3। पॉइंट टू बी नोटेड, जो आपको नीट में कंफ्यूजन कर सकता है। आई सेड इस जीन के आपके को कितनी वैरायटी ऑफ अलील मिल सकती है? 3। पर बेटा तुम एज एन इंडिविजुअल कितने अलील लोगे इसमें से? 2। अरे भाई तुम्हारे पास ऑप्शन ही 2 लेने के, तुम्हारे पास वैरायटी 3 है, तो पूरी पॉपुलेशन में कितने अलील मिल सकते हैं आपको? 3 वैरायटी के। पर यू एज एन इंडिविजुअल तुम एक मम्मी से लोगे, एक पापा से लोगे, तो तुम्हारे पास तो 2 ही आ सकते हैं। तो अगर आप, ये बात अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पॉपुलेशन में देखो तो आपके पास 3 अलील मिलेंगे, पर एक किसी बंदे में देखो तो आपको एज यूजुअल 2 अलील ही मिलेंगे, क्योंकि उसने एक पापा से लिया है और एक किससे लिया है? उसने मम्मी से। समझ गए ये वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है। नेक्स्ट चीज आप देखोगे, ये जो अलील है, इस अलील के चलते शुगर प्रोड्यूस होती है। ठीक है। IA वाला शुगर प्रोड्यूस करता है। बेटा जो शुगर प्रोड्यूस करता है वो डोमिनेंट होगा। तुम सपोज करो ना, तुम काम करते हो, तुम डोमिनेंट बनोगे ना, तो कैपिटल IA, ये जो IA है ये शुगर प्रोड्यूस करता है, तो ये कैरेक्टर कैसा हो जाएगा? ये डोमिनेंट हो जाएगा। IB कहता है मैं भी अपनी शुगर प्रोड्यूस करूंगा, तो ये भी अपनी शुगर प्रोड्यूस करा, तो ये कैरेक्टर भी क्या हो गया? डोमिनेंट। ये बेचारा I छोटा वाला या IO, इस बेचारे को कोई शुगर बनानी नहीं आती, तो इसको शुगर बनानी नहीं आती, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? रेसेसिव हो गया। पहला कॉन्सेप्ट समझ आया अपन को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब वेराइटी, पूरे पॉपुलेशन में आपको टोटल कितने ब्लड ग्रुप मिल जाते हैं? A, B, AB एंड O। इस पूरे को मैं इसी टेबल में समझा रही हूं। बेटा ध्यान से सुनना, आप जो हो, सपोज आपका ब्लड ग्रुप A है, यू कैन बी होमोजाइगस ए, यू कैन बी हेट्रोजाइगस ए, दोनों कंडीशन हो सकती है आपकी। तो सपोज करो आपका ब्लड ग्रुप A है। आई थिंक मुझे ये टेबल एक बार नीचे फटाफट बना देनी चाहिए, सो दैट द कॉन्सेप्ट विल बी वेरी मच क्लियर। A, आप होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हो। अगर होमो हो तो आपके पास दोनों ही अलील क्या होंगे? IA, IA। अगर तुम हेट्रो हो, ध्यान से सुनना है कॉन्सेप्ट, तो आपके पास एक तो क्या होगा? IA। अब बेटा ध्यान से सुनो, ये हेट्रो कंडीशन है, ठीक है, पर तुम्हें ब्लड ग्रुप A ही लाना है, तो तुम्हें इसके साथ रखना पड़ेगा IO, यानी कि रेसेसिव बंदा ही डोमिनेंट के साथ आएगा। ठीक है। सिमिलरली B के साथ भी आप करके देखो, B के साथ क्या होगा? IB, IB। ठीक है। इधर क्या आ जाएगा? IB, IO। ओके। थर्ड कंडीशन O ब्लड ग्रुप। बेटा O ब्लड ग्रुप का कंडीशन सिर्फ होमो ही हो सकता है, क्योंकि जब जब बेचारा हिट्रो में गया उसको सबने रेसेसिव कर दिया। A और B ने उसकी चलने ही नहीं दी। A और B को क्या शुगर बनानी आती है, तो जो शुगर बनाएगा उसी की चलेगी। समझो ना तुम, जिसको आता है वो ही चलता है, आज के जो दिखता है वो बिकता है। सो IO होमोजाइगस, पर इसकी कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं हो सकती। अब आते हैं एक एक्सेप्शनल ब्लड ग्रुप, दैट इज AB ब्लड ग्रुप। ध्यान से सुनना, इसकी कोई होमोजाइगस कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर IA और IA एक साथ आ गया तो फिर आ जाएगा होमोजाइगस। IB आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? ब्लड B आ जाएगा। मुझे चाहिए AB ब्लड ग्रुप, तो IA एंड IB दोनों साथ में होंगे, तो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या हो सकती है? हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब ये कंडीशन पता है कितनी मजेदार है? सुनो, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के अंदर अपन देखते हैं गठबंधन की सरकार, वो गठबंधन की सरकार वाला ही हाल है। सुनो, IA एक पार्टी है, IB एक पार्टी है। ये जैसे इमेजिन करो, ये तुम्हारी ये जो पूरा ब्लड कॉन्सेप्ट होता है ये अपने RBC के ऊपर ही तो एंटीजन होते हैं। तो बेटा IA अपनी शुगर बना देता है, जैसे सपोज करो ये IA है ना, ये बंदा इधर में अपनी शुगर बना देता है, ठीक है, ये बंदा अपनी शुगर बना देता है।
कॉमनली दोनों में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, है ना। इलेक्शन से पहले तो तुम देख रहे हो तो एक दूसरे के लिए पता नहीं क्या अंडरस्टैंड बोलते रहते हैं। अब गठबंधन करना है, इट्स टाइम फॉर कोलैबोरेशन। तो ये भी अपनी शुगर बनाएगा, ये भी अपनी शुगर बनाएगा, दोनों में कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, दोनों अपनी शुगर बना रहे हैं और दोनों ने हाथ मिला लिया। तेरी भी चला ले थोड़ी, थोड़ी मेरी भी चला ले, दोनों मिलके खाएंगे। ये वाला हिसाब होता है को डोमिनेंस का, समझ लो। को का मतलब होता है साथ में, डोमिनेंस का मतलब होता है डोमिनेट करना। दो डोमिनेंट बंदे एक साथ आ गए, दोनों ने लड़ने की जगह बोला बेटा फायदा इसी में ही है कि दोनों कोलैबोरेट करके मजे करें, तू भी पैसा खा मैं भी पैसा खाऊं। मतलब ये एग्जाम्पल है, इन शॉर्ट आई मीन टू से ये भी अपनी शुगर बना रहा है, ये भी अपनी शुगर बना रहा है। सच एग्जाम्पल इज कॉल्ड एज को डोमिनेंस। आई होप इट इज वेरी क्लियर। आ जाओ, सेम चीज आपकी एनसीईआरटी ने टेबल फॉर्म में दे रखी है, इस टेबल को आप देख लो। देखो सिंपल वही चीज बता रखी, देखो ये होमोजाइगस कंडीशन, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगेन आप देख पा रहे हो, ये होमोजाइगस कंडीशन, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन बी की। देखो ओ की सिर्फ एक ही कंडीशन है, दैट इज होमोजाइगस, और ए बी ब्लड ग्रुपिंग की सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो है हेट्रोजाइगस। ये एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं, फटाफट आ जाओ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से रिलेटेड आया हुआ है, जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड का आपको क्या दे रखा है, IAIB, ठीक है। और वाइफ का उसने पहले ही बता दिया कि IAI, यानी कि वाइफ कौन सी कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। आओ यार बिना आगे पढ़े फटाफट क्रॉस कर लेते हैं। जो मेल होता है उसको अपन यहाँ पे रखते हैं, तो IAIB, और जो फीमेल है उसके गैमेट्स अपन को IAI यहाँ पे यूं रखना है, ठीक है। मुझे कैसे याद रहता है, देखो फीमेल का अपन ऐसे बनाते हैं डंडा, डंडा सीधा, तो डंडे सीधे पे ही आप फीमेल रख दो, और लड़का टेढ़ा होता है, सिंबल भी टेढ़ा होता है, साइड में डाल दो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट आओ। इसको अगर मैं क्रॉस करूं तो मेरे पास ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए। इसको अगर मैं करूं तो AB, इसको मैं करूं अगेन A, और इसको मैं करूं तो B, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी जीनोटाइप पॉसिबल। जीनोटाइप, जीन लेवल पे आप देखो, ध्यान से देखो, ये आएगा IAIA, जीन 1 आ गया, मतलब जीनोटाइप 1 आ गया। ये आएगा IAIB, ये आ जाएगा IAI, एंड दिस विल बी IBI। तो बेटा मेरे पास 4 जीनोटाइप आ रहे हैं, ठीक है। फिनोटाइप कितने आ रहे हैं, फिनोटाइप मेरे पास यहाँ पे 2 बार A ब्लड ग्रुप आ रहा है, एक बार AB आ रहा है, एक बार B आ रहा है, यानी कि 3 मेरे पास फिनोटाइप है। सो 4 जीनोटाइप एंड 3 फिनोटाइप। इजी क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ब्लड ग्रुपिंग पे जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तो डरना नहीं है, बस 2-3 बार सॉल्व करते जाना है ऐसे क्वेश्चंस को। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। इतनी पूरी पंचायती में तुम्हें मेन चीज समझ आएगी। देखो कितने शाणे होते हैं नीट वाले, तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए क्या करते हैं। इफ 2 person AB blood group marry and have sufficient large number of children, sufficient large number of children, खूब सारे बच्चे कर लिए, दोनों बहुत वेले लोग हैं। These children could be classified as A blood group, AB blood group, B blood group as 1 to 1, ठीक है। मॉडर्न टेक्निक से पता चलता है प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की, कि जो ब्लड ग्रुप BAB, बोथ टाइप ऑफ प्रोटीन है इसके अंदर AB के पास, हमें अभी पता है, हमने शुगर दोनों बनाई थी। ये किसका एग्जाम्पल है, देखो इतनी पूरी पंचायती का कंक्लूजन है कि AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। कर दिया तुम्हारा टाइम वेस्ट, सीधा सीधा इजी क्वेश्चन। आ जाओ एक और क्वेश्चन आया हुआ है कोडोमिनेंस पे नीट 2013 में। देखो, विच आइडिया इज डिपिक्टेड बाय अ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट। भाई AB, ए वाले पेरेंट का भी कैरेक्टर है, बी वाले पेरेंट का भी कैरेक्टर है। आंसर क्या है, कोडोमिनेंस। इजी। आ जाओ एक और एग्जांपल है इसका। कोडोमिनेंस आपको कोट कलर इन कैटल, जिसको बहुत सारे लोग ना, मैंने सुना है हिंदी में चित कबरे जानवर बोल देते हैं। दैट मीन्स उस एनिमल में ना पैचेस दिखते हैं आपको। आओ समझो, हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा रेड पेरेंट, ये रहा व्हाइट पेरेंट। लॉजिकली देखें तो अपन अगर मेंडल चलाएं तो भाई मेंडल चलाएं तो अपनी F1 जनरेशन सारी रेड आनी चाहिए, पर भाई मजा आ गया, जो अपन को कैटल मिली ना वो बेचारी आधी तो रेड है और उसमें पैचेस हैं वाइट के, है ना। तो आपको रेड वाला कलर भी दिख रहा है, व्हाइट वाला कलर भी दिख रहा है, दोनों लड़ाई नहीं कर रहे, दोनों अपने अपने हिसाब से अपने आप को दिखा रहे हैं। दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। तो आई होप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल भी अपन को बहुत अच्छे से क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कैरियर ऑफ सिकल सेल अनीमिया। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। सिकल सेल अनीमिया डिजीज को हमें डिटेल में पढ़ना है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एग्जाम्पल समझ लो। अगर कोई बंदा HbA है,
ये बंदा नॉर्मल बंदा होता है, डरने की बात नहीं, इसको डिटेल में मैं जब अपन डिजीज पढ़ेंगे तब समझाऊंगी क्या होता है। नेक्स्ट बंदा हो सकता है एच बी एस। ये बंदा अफेक्टेड बंदा है, जिस बंदे को सिकल सेल अनीमिया होती है और इसकी डेथ हो जाती है क्योंकि इसको सिकल सेल अनीमिया है। एक बंदा हो सकता है इन दोनों के बीच में HbA-HbS। ये बंदा जो होता है ना, ये बंदा कैरियर बंदा होता है, मतलब ये बंदा तो खुद नॉर्मल है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बंदा अपने बच्चों को ये बीमारी फैला सकता है, इसको हम कैरियर बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखो, नॉर्मल वाले ने भी खुद को यहाँ पे रखा है और ये गंदे वाले ने भी खुद को रखा है, तो देखो आ गया ना वापस से, दोनों ने एक दूसरे को साथ में एक्सप्रेस करा है, तू भी रह ले, तू भी रह ले, थोड़ा तू दिखा ले खुद को, थोड़ा तू दिखा ले खुद को। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस के आपके पास 3 एग्जाम्पल आए। पहला अपन ने देखा ह्यूमन ब्लड ग्रुप का, सेकेंड एग्जाम्पल आपने देखा कोट कलर किसका, कैटल का, और थर्ड आपने एग्जाम्पल देखा सिकल सेल अनीमिया का कैरियर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के आपने कौन कौन से एग्जाम्पल देखे हैं? एक आपने फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन या फिर एंटेरिनम मेजस बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट आपने देखा फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट या मिरेबलीज जलापा, और थर्ड एग्जाम्पल आपने देखा एंडल्यूशन फाउल का। आ जाओ, विद दिस कॉन्सेप्ट अपना ये वाला खत्म हुआ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो इसी से रिलेटेड है, मल्टीपल अलील, जो आप ऑलरेडी समझ चुके हो। मल्टीपल अलील कॉन्सेप्ट क्या होता है? अभी तुमने देखा अपना ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुपिंग हमारी होती है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में यू कैन हैव ब्लड ग्रुप एज ए बी एंड ओ। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास कितने अलील हो सकते हैं बेटा? 3, या तो IA या IB या IO, 3 वेराइटी होगी ना। तो अभी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, पॉपुलेशन में 3 वैरायटी है, तुम्हारे अंदर 2 ही है, तो यहाँ पे वैरायटी 2 से ज्यादा हो गई ना। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलील कॉन्सेप्ट। क्लियर है? आ जाओ, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जीनोटाइप फॉर्मूला देख लो। कल तुमने नोटिस किया था जब आप मेंडल फॉलो कर रहे थे ना, तो बेटा गैमेट निकालने का फॉर्मूला था 2 की पावर n। अगर फिनोटाइप निकालना है तो भी फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n। पर अगर आपको जीनोटाइप निकालना था तो आपका फॉर्मूला था 3 की पावर n। पर ये मेंडल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मेंडल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्सेप्शन है मेंडल का। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एक्सेप्शन टू मेंडल में, इसके लिए आपको अगर जीनोटाइप निकालना है तो 3 की पावर n मत लगाना, फॉर्मूला आएगा n+1/2। मतलब n का मतलब है कितने, सॉरी n का मतलब है यहाँ पर कितने अलील है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। इस कंडीशन में तुम्हारे पास कितने अलील हैं? 3। तो मैं n की जगह क्या रख दूं? 3। तो ये हो जाएगा 3 +1/2। कितना हो जाएगा बेटा? 3 + 1 4, 4 3 12, 12/2, ये कितने आ जाएंगे? 6। तो हमारे पास जीनोटाइप कितने पॉसिबल हैं? 6। आ जाओ, अगर तुम्हें लग रहा हो 6 जीनोटाइप कैसे पॉसिबल हो गए, देखो अभी तुमने रखा था, एक आपने रखा था IA, एक रखा था IAIO, 2 जीनोटाइप ये हो गए। IBIB, IBIO, IOIO एंड IAIB। सी 1 2 3 4 5 6 आ गए आपके पास 6 जीनोटाइप। क्लियर है? इजी कॉन्सेप्ट। आ जाओ क्वेश्चन देख लेते हैं। नीट 2020 बहुत रीसेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप। जीन आई हैज 3 allele, ये तो सही स्टेटमेंट है। अ पर्सन विल हैव ओनली 2 of the 3 allele, बिल्कुल सही बात। When IAIB are present together, they express same type of sugar। नहीं भैया, दोनों अपनी अपनी शुगर बनाएंगे, तू अपनी बना मैं अपनी बनाऊंगा, पर अपन मजे से साथ में रहेंगे, गठबंधन की सरकार। नेक्स्ट आ जाओ, अलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो आंसर आ गया आपका सी। इजी कॉन्सेप्ट। चलो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, दैट इज प्लियोट्रॉपी। चलो सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिक जीन। देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये समझने की कोशिश करना है। इसका एग्जाम्पल खुद को इमेजिन करो। तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें यार फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है, तुम्हें केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, तुम्हें बायो भी पढ़ना पड़ता है, तुम तो सुपरमैन या सुपर वुमेन हो, क्योंकि तुम्हें तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। यानी कि बंदा एक पर काम 3। ठीक है, जैसे कि वो आता था ना झंडू बाम का ऐड, एक बाम 3 काम। सिमिलरली प्लियोट्रॉपिक जीन भी यही होता है, जीन एक है पर काम अनेक है। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन। और प्लियोट्रॉपिक जीन जो ऐसे खूब सारे एक्सप्रेशन दे रहा है, इस कॉन्सेप्ट को आप बोलते हो प्लियोट्रॉपी। देखो एनसीईआरटी भी ये लिख रही है,
अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, यानी कि एक जीन खूब सारे फिनोटाइप संभाल सकता है, एक बाम तीन काम, मतलब तीन तो नहीं मल्टीपल हो सकते हैं। इस जीन को आप बोलोगे प्लियोट्रॉपिक जीन, और इस मैकेनिज्म को, इस कॉन्सेप्ट को आप बोलोगे प्लियोट्रॉपी। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपके पास है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, इस डिजीज को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप बस इतना याद रखो, वन जीन कोड्स फॉर मोर देन वन कैरेक्टर। एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन्यूरिया। बेटा फिनाइल कीटोन्यूरिया में बेसिकली होता क्या है, आपके पास एक अमाइनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन, जो कि कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में टायरोसिन के अंदर। ये कन्वर्जन करने के लिए हमको एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज तुम्हारे पास है तो तुम फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट कर सकते हो टायरोसिन में। ये तो हमारे अंदर हो रहा है बिकॉज वी आर नॉर्मल। फिर टायरोसिन बहुत सारी जगहों पे रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अगर सपोज करो कोई बेबी है, उस बेबी के अंदर एक जीन में म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन तुम्हें पता है ना, अभी तो चेंज आ जाए, वो जीन ऐसा चेंज हो जाए कि उसको जो नॉर्मली एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज बनाना आता था अब वो नहीं बनाए, तो अगर एंजाइम ही नहीं होगा तो क्या फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट होगा? नहीं। तो पहली बात तो टायरोसिन की कमी हो जाएगी। सेकंड, फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट ही नहीं हो रहा तो वो बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिनाइल एलेनिन बहुत गंदे गंदे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव्स में। इसके चलते उस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर भाई मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। सोचो कितनी खतरनाक बात है। और नेक्स्ट चीज, लॉस ऑफ हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। तो आपका हुआ क्या, तुम सोचो ये प्लियोट्रॉपी कॉन्सेप्ट क्या हुआ। सुनो कैसे एक एंजाइम ने काम बिगाड़ दिया। एंजाइम कौन सा नहीं बना? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज। काम क्या क्या अफेक्ट हुआ? टायरोसिन नहीं बना, तो जो भी काम टायरोसिन के थे सारे लाइन से अफेक्ट हो गए, खत्म। तो तुम्हें मल्टीपल इफेक्ट दिखेंगे जो नहीं हो रहे। और साथ के साथ आप ये देखो, ये डेरिवेटिव एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो इनका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी में दिख रहा है, मेंटल रिटार्डेशन, हेयर और स्किन पिगमेंटेशन लॉस। तो एक ही बार में एक एंजाइम ने जिंदगी बर्बाद कर दी अलग अलग तरीके से। दिस इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी, ठीक है। इसका एक और मस्त एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी ने दिया है जिसको हम समझ रहे हैं, रुको। सी, ये पैराग्राफ एनसीईआरटी का ही है। इस एनसीईआरटी के पैराग्राफ में प्लियोट्रॉपी का ही एक और एग्जाम्पल है, सुनो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है ये पैराग्राफ भी, बट बहुत ईजी है, समझने की कोशिश करना। आपने एक पी प्लांट लिया, उसके अंदर आप एक जो पर्टिकुलर जीन है ना, वो दो कैरेक्टर संभालने वाला है। एक कैरेक्टर वो संभालेगा शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड तुम्हें पता है, हमने ऐसे लिया कैपिटल बी है तो वो सीड आपको कैसी दिख रही है? राउंड, ठीक है। जो हर बार अपन कैपिटल वाई से लेते हैं ना, इस बार एनसीईआरटी ने उसको कैपिटल बी से ले लिया। अगर वो ही सपोज रेसेसिव फॉर्म में होती है तो आपको सीड कैसी मिलती है? रिंकल्ड। तो एक जीन ने बेटा कौन सा कैरेक्टर संभाला? पहले तो शेप ऑफ सीड, ठीक है। यही जीन एक और कैरेक्टर संभाल रहा है, देखो। अच्छा, एक और चीज इसमें जो बीच में छूट गई, कैपिटल बी स्मॉल बी यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी आपको सीड कैसे मिल रही है? राउंड। नेक्स्ट आओ, यही सेम जीन आपका एक और कैरेक्टर संभालता है, दैट इज साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन, यानी कि इस दाने में स्टार्च ग्रेन का साइज कितना है वो भी कौन कंट्रोल करेगा? सेम जीन। अब नोटिस हमने क्या किया, जब कैपिटल बी आता है तो हमारे पास स्टार्च ग्रेन कैसे बनते हैं? बड़े बड़े। जब स्मॉल बी आता है तो हमारे पास छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स बनते हैं स्टार्च के। अगर मैं देखूं कैपिटल बी स्मॉल बी तो बेटा नॉर्मली क्या होना चाहिए था कॉन्सेप्ट? ध्यान से देखो, दो कॉन्सेप्ट मिक्स है इस पूरे एग्जाम्पल में। लॉजिकली क्या होना चाहिए था? आपके पास लार्ज ग्रेन्स होने चाहिए थे, क्योंकि जब यार राउंड सीड है, यहाँ पे राउंड आ रहा है तो लॉजिकली यहाँ पे लार्ज ग्रैन्यूल का लार्ज ही आना चाहिए था। बट यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट ग्रैन्यूल मिलते हैं, बीच की साइज के स्टार्च ग्रेन्स मिलते हैं। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट के लिए तो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो फॉलो हो रहा है, और इस कॉन्सेप्ट के लिए सेम जीन डोमिनेंस ना दिखा के लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है। तो तुम समझ रहे हो, इस पूरे पैराग्राफ में आपके तीन कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गए। प्लियोट्रॉपी का भी डिस्कस हो गया क्योंकि एक ही जीन दो कॉन्सेप्ट संभाल रहा है, शेप ऑफ सीड एंड साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। सेकेंड चीज,
पहले शेप के लिए वो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहा है, वही चीज वही जीन आपके स्टार्च ग्रेन के लिए लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो कर रहा है। ये 3 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस छोटे से पैराग्राफ में दे रखे हैं। इसके बाद आप इस पैराग्राफ को रीड करना, बहुत ही इजी पैराग्राफ है। आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बस आखिरी कॉन्सेप्ट है आज का। देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में वर्ड पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। बेटा ये उल्टा है। देखो जो प्लियोट्रॉपी था वो क्या था, एक जीन खूब सारे काम संभाल रहा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक कैरेक्टर को संभालने के लिए आपको खूब सारे जीन चाहिए, यानी कि मल्टीपल लोग। जैसे कि सपोज तुम तो प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल हो, ये जो टीचर्स हैं वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। तुम ही हो, तुम्हें पढ़ाना है हमें। फिजिक्स का अलग टीचर आता है, बायो का अलग टीचर आता है, केमिस्ट्री का अलग टीचर आता है। लो कर लो बात, कई बार तो ऐसा भी हो जाता है फिजिक्स के भी 2 टीचर आ रहे हैं, बायो में बॉटनी जुओलॉजी के 2 टीचर आ रहे हैं, और जो अपना केमिस्ट्री उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के टीचर आ रहे हैं। मतलब यार सोचो, पढ़ तो तुम ही रहे हो ना, पर तुम्हें तो सारा पढ़ना है। तो तुम तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल नहीं हुए ना। इधर टीचर खूब सारे आ रहे हैं, तो एक ही कैरेक्टर एक ही चीज को संभालने के लिए खूब सारे जीन इन्वॉल्व हो रहे हैं, अलग अलग टीचर आ रहे हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यही लिख रहा है वन कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन पे। एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन वेट। सीधी बात, देखो भाई ह्यूमंस के अंदर अगर आप हाइट देखो तो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग देखो तो या तो लंबा हो सकता है इंसान या छोटा हो सकता है, पर ऐसा तो नहीं होता। ह्यूमन हाइट में तो वेराइटी है, कोई छोटा है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई मतलब मल्टीपल वेराइटी है हमारे पास। सो ह्यूमन हाइट मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन है, वो फॉलो करता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट ऑफ ह्यूमन कलर, ह्यूमन स्किन कलर भी ले लो यहाँ पर। वेट की जगह ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल है स्किन। हमारा स्किन टोन, या तो इंसान काला ही होना चाहिए था या गोरे ही होना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं है। कोई काला होता है, कोई उससे थोड़ा लाइट होता है, कोई बहुत फेयर होता है, कोई फेयर से थोड़ा सा कम होता है। तो मल्टीपल वेराइटी हमारे पास। दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ट्रेट आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट। ये एनसीईआरटी की ही 3 लाइंस है। इसका मतलब क्या है समझो। देखो पहले सपोज करो मैंने यहाँ पर लिया जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर। बेटा स्किन कलर हमारे अंदर 3 जीन संभालते हैं, 3 जीन रेगुलेट, जिसको अपन ऐसे ले लेते हैं, एक 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तीनों मैंने कौन सी कंडीशन में लिए, डोमिनेंट। तो ये बंदा क्या होगा, एकदम ब्लैक, हद से ज्यादा काला, ठीक है, निग्रो जिसको अपन बोलते हैं, है ना। अगर सपोज करो मैं इसकी शादी एक ऐसी लड़की से करा दूं जो कि सब में ही छोटा, कैपिटल नहीं, सब सारे जितने भी तीनों जीन्स के फॉर्म है वो छोटे हों, शी विल बी एक्सट्रीमली फेयर, ठीक है। जब इनका क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में एज यूजुअल सेम चीज फॉलो होगी, 1 कैपिटल एंड 1 स्मॉल। ये जो बच्चा होगा ना तो ये एग्जैक्ट गोरा होगा ना एग्जैक्ट काला होगा, ये होगा इंटरमीडिएट, यानी कि बीच के कलर का, ना एग्जैक्ट गोरा ना एग्जैक्ट काला, ये इंटरमीडिएट कंडीशन होगी, जिसको कॉमनली हम कंडीशन बोलते हैं म्यूलैटो वर्ड भी यूज होता है इसके लिए, ठीक है। तो देखो जो आपका पहला लाइन है ना, ट्रेट्स आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट, इसको समझने के लिए ये मेरी F1 जनरेशन है। अगर मैं बेटा F1 जनरेशन की सेल्फिंग करा दूं तो 2 म्यूलैटो की अगर मैं क्रॉसिंग करा दूं तो आपके पास काफ़ी सारी वैरायटी आ सकती है। देखो ये आपके पास टोटल, पहली बात यहाँ पे कितने गैमेट बनेंगे तुम्हें पता होना चाहिए। देखो 1 2 3 तीनों हेट्रोजाइगस हैं, तो गैमेट मेरे पास वही 2 की पावर n कॉन्सेप्ट लगा के कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएंगे 8। तो आप देख पा रहे हो 8 गैमेट इस साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर, और 8 गैमेट इस साइड। इसको पूरा तुम्हें ऐसा रटना नहीं है, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं सम अप कर दूंगी क्या क्या याद रखना है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये तो एक्सट्रीमली काला इंसान होगा और ये एक्सट्रीमली गोरा इंसान होगा, इनके बीच में आपको ये खूब सारी वैरायटी मिलेगी। तो अगर आप इसको देखो तो ये आपको एग्जैक्टली जब आप इसे देखोगे तो इसको ऐसे ग्राफ की फॉर्म में देख सकते हो। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली गोरा, ये देखो, और यहाँ पे एग्जैक्टली काला दिख रहा है, और इनके बीच की रेंज है। तो पहला पॉइंट आपको यही बता रहा था कि ग्रेडियंट के अक्रॉस पूरा का पूरा आपका ऐसे जो कैरेक्टर है फैला हुआ है, तो आपको मल्टीपल वैरायटी मिल सकती है, एक नहीं मल्टीपल वैरायटी मिलेगी चीज जो कलर की, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप देखो इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना।
ऑल्सो टेक्स इन टू अकाउंट इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। बेटा एनवायरमेंट भी बहुत सारे चीज़ों को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल सुनो, हम बाहर गए, हमें धूप लगी, है ना, धूप लगती तो अपन कहते हैं ना यार टैनिंग हो गई, यार काले पड़ गए हम तो एनवायरमेंट ने अफेक्ट किया ना तुम्हारे कलर को। फिर हाइट, इंसान ने लिया तो लंबाई होने वाला जीन था, बट यार उसको खाने ही नहीं मिला, बेचारा प्रोटीन ही नहीं मिल रहा, तो एनवायरमेंट ने अफेक्ट कर दिया। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव। इसका मतलब क्या है, आपने जितने ज्यादा डोमिनेंट अलील लिए हैं आप उतने ही काले होगे, और जितने कम आपने इस वाले इसमें से देखो, जितना कम आपने वो पर्टिकुलरली, सपोज करो कोई बंदा ये है, ये इसने बेचारे ने बहुत ही कम डोमिनेंट लिया, तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी गोरा होगा। अगर इसी की जगह मैं इसको देखूं तो भाई ये कंपैरेटिवली इससे बहुत ज़्यादा काला होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसका आपको रेशो याद होना चाहिए। 1 6 15 20 15 6 1। कितना आसान है यार, तुम इतना याद कर लो। 1 6 15 20, तो इसको उल्टा ले जाओ, 15 6 1। एक इंसान जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो एक्सट्रीमली गोरा आएगा, ये दिख रहा है तुम्हें, एक्सट्रीमली फेयर। और एक जो आपको दिख रहा है वो एक्सट्रीमली डार्क, ये देखो, ये 1 1 ये है। फिर आपको 6 वेराइटी वेरी डार्क ब्राउन मिलेगी, इधर की साइड 6 वेराइटी आपको वेरी लाइट मिलेंगे। 15 लोग आपको काफ़ी डार्क, मतलब कंपैरेटिवली इनसे कंपैरेटिवली कम, और वेरी लाइट इनसे कंपैरेटिवली और, ठीक है। और 20 आपको म्यूलैटो मिलेंगे। तो आपको ये रेशो याद रखना है, 1 6 15 20 15 6 1। तो आपको टोटल यहाँ पे 7 डिफरेंट स्किन टोन्स मिल रहे हैं, और आपके पास टोटल 64 पॉसिबल अलील कॉम्बिनेशन है। सम अप कर देती हूँ, याद क्या क्या रखना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। एक कैरेक्टर को मल्टीपल जीन जो हैं वो संभाल रहे हैं। सेकेंड बात, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ग्रेडियंट पे मिलेगा, एक और एक, ऐसा नहीं या तो काला या गोरा, आपको मल्टीपल वैरायटी मिलेगी, तो ग्रेडियंट पे हो गया। तीसरी चीज आपको क्या रखना है, जितना ज्यादा तुम डोमिनेंट वाला अलील लेते जाओगे तुम उतने काले होते जाओगे, और जितना तुम छोटा छोटा लेते जाओगे उतने गोरे होते जाओगे। तो हर एक अलील एडिशन दे रहा है, कालेपन को एडिशन दे रहा है, लंबाई को एडिशन दे रहा है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है 1 6 15 20 15 6 1, खत्म। सो विद दिस हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी खत्म होता है। एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स मैंने मार्क कर रखे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के, फटाफट देख लेते हैं। देखो वही सारे मैंने पढ़ा दिए। स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट, एग्जाम्पल आपको दिख रहा है हाइट एंड स्किन कलर है। इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव, ये भी मैंने तुम्हें समझा दिया। ये देखो डोमिनेंट है प्योर और ये रेसेसिव है, इन दोनों के बीच के क्रॉस में इंटरमीडिएट स्किन टोन आएगा। जब आप इनका सेल्फिंग कराओगे तो आपको नंबर ऑफ डार्कनेस एंड लाइटनेस की पैरामीटर्स मिलेंगे। सो आई होप यहाँ तक का टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। आज हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन देख लिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देख लिया, प्लियोट्रॉपी देख लिया। इसके बाद जो हमारा एक कॉन्सेप्ट जो इसी से एक्सेप्शन से रिलेटेड बच रहा है दैट इज लिंकेज, जो कि हम शॉर्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप बच्चों आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक, कमेंट भी जरूर करिएगा, एज वेल एज सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।